अस्सलाम अलैकुम। मेरी उम्र 35 साल थी। मेरा नाम फ़ातिमा था और मैं अपने घर की सबसे आखिरी लड़की थी जिसकी शादी होना बाकी थी। शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था। जो भी आता मेरे मोटापे को देखकर वापस चला जाता। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने मोटापे को कम करने के लिए कई हरबें कर चुकी थी, मगर कोई भी काम नहीं आया था। इन्हीं दिनों अम्मा ने देख देख कर अहमद की शादी कर दी थी क्योंकि मेरी वजह से अहमद की शादी भी रुकी हुई थी। अहमद अब मुझे बद्दुआएं देने लगा था। अम्मा ने सोचा कि बेटी की शादी फिर हो जाएगी, अब बेटे की शादी कर देती हूँ। बहू घर आएगी तो कोई ना कोई नया रिश्ता भी हाथ आएगा। जब अम्मा नादिया को बहू बनाकर लाईं तो मैं देखती ही रह गई। नादिया इंतहाई खूबसूरत, स्मार्ट बदन वाली, गोरी चट्टी लड़की थी। उसे जो देखता वो ठंडी आहें भरता। मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन मुझे एहसास एक कमतरी भी हुआ था। थोड़े ही दिनों में मेरी नादिया से दोस्ती हो गई थी। नादिया मुझसे ज़्यादा बातचीत तो नहीं करती थी, लेकिन मैं उससे उसकी स्मार्टनेस का राज पूछना चाहती थी। चंद एक दिन गुजरे, मेरी नादिया के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब नादिया मुझसे कहती कि तुम भी जल्दी शादी कर लो। मैं नादिया से पूछती कि मैं शादी कैसे कर लूं? मेरे पास तो न तुम जैसी खूबसूरती है, न मेरा वजन ऐसा है कि कोई मुझे नज़र भर कर देखे। नादिया बोली, इसमें क्या है, मैं तुम्हारा सारा इलाज कर दूंगी। मैं नादिया को हैरान होकर देखने लगी कि नादिया मेरा इलाज कैसे करेगी। उसने कहा, तुम अभी बुर्का पहन लो, हम डॉक्टर के क्लिनिक चलते हैं। मैं बहुत खुश हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने का कहा था, वरना सब यही कहते कि तुम रोटी बहुत खाती हो, कम कर लो तो ठीक हो जाएगी। नादिया ने बाहर जाकर एक रिक्शा रोका, फिर मुझे बड़ी रजदारी के साथ उसमें बैठने का कहा और बोली, चलो मैं तुम्हें क्लिनिक लेकर चलती हूँ। मैं बहुत खुशी से नादिया के साथ बैठी। हम तकरीबन आधे घंटे की मसाफत पर वाकई एक क्लिनिक में पहुंचे थे, मगर मुझे बड़ी हैरत हुई कि उस क्लिनिक पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, न ही उसमें ज़्यादा लोग थे। मेरे जैसी कुछ औरतें वहाँ बाहर बैठी हुई थीं, जबकि कुछ औरतों के चेहरों पर बड़े बड़े दाने और धब्बे थे। उनको देखकर मुझे अपना आप काफ़ी बेहतर लगा। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़की अंदर आई। वो उन सब औरतों को देखने लगी जो उस कमरे में बैठी हुई थीं। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में कुछ कहा और मुझे लेकर बाहर आ गई। वो औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई। नादिया ने मुझे कहा कि ये औरत डॉक्टर रुखसाना, जो भी पूछे तुम सीधा सीधा जवाब दे देना, फिर यही तुम्हें बड़ी डॉक्टरनी के पास लेकर जाएगी, उससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है और नादिया पर भरोसा करके मैं एक बड़ी गलती करने वाली हूँ। डॉक्टर रुखसाना मुझे एक कमरे में लेकर गई जहाँ नादिया मौजूद नहीं थी। उसने कहा, तुम्हारे मोटापे को नापना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि जिस्म में पानी कितना है और चर्बी कितनी। तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन नादिया ने कहा था कि चुपचाप इस औरत की बात मान लेना, ऐसा न हो कि बाद में कोई मसला हो। मैं फौरन बेड पर लेटकर उसके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर लीं। उसके बाद अल्लाह जाने क्या हुआ, मैं नहीं जानती। कुछ ही देर गुजरी थी कि शायद वो औरत कमरे में दाखिल हुई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांध दी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि नादिया भी आसपास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। जब मेरी पट्टी खोली गई तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। मुझ में कोई तब्दीली नहीं आई थी और ये अमल तकरीबन 5 से 7 मिनट का था। अलबत्ता मुझे अपने पूरे जिस्म में जलन सी महसूस होने लगी। मैंने डॉक्टर रुखसाना से पूछा कि ये क्या था, मेरे साथ तुमने क्या किया है? उसने कहा कि मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? अल्ट्रासाउंड? मेरे दिमाग में फिर से बातें घूमने लगीं। अल्ट्रासाउंड तो औरतों को किया जाता है जिनको बच्चों वगैरह का मसला हो। फिर अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक ख़ास किस्म का पानी लगाया जाता है और मशीनें भी दूसरी होती हैं। डॉक्टर रुखसाना ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया था।
फिर ये कौन सा अल्ट्रासाउंड था जो बगैर देखे हो गया? मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर वो मुझे अपने सामने बिठाकर बातें करने लगी। बोली कि तुम्हें कब से मोटापा है, तुम खाती कितना हो। मेरी सारी बातें जो मैं बोल रही थी वो एक कापी पर लिखती जा रही थी। जब सारी मालूमात मुकम्मल हो गईं तो उसने कहा, अब तुम बाहर जाओ और अपनी नादिया को अंदर भेजो। मैं डरते डरते बाहर चली गई। मुझे तो पता नहीं था कि मेरा वजन कम भी हो पाएगा या नहीं। नादिया को मैंने अंदर कमरे में भेज दिया और खुद दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। मुझे अजीब लग रहा था कि मैं यहाँ खड़ी रहूं। तभी दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई तो मेरे कानों में नादिया और डॉक्टर रुखसाना की बातें पड़ने लगीं। तभी मुझे अंदर से एक कह कहे की आवाज़ आई तो मैं हैरान हो गई कि नादिया की इस औरत से दोस्ती थी या वो उसे पहले से जानती थी, क्योंकि उन दोनों के हंसने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। खैर, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मेरी नादिया ही मेरा सब कुछ थी। नादिया थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आई। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। कहने लगी, चलो जल्दी से घर चलो, अब काफ़ी देर हो गई है, तुम्हारा अहमद भी आने वाला होगा। मैं नादिया की इस हड़बड़ी को समझ नहीं पाई। मैं उसके पीछे पीछे आ गई। नादिया ने फौरन जाकर रोड पर एक रिक्शा किया और उसमें बैठ गई। रास्ते भर नादिया ने मुझसे कोई बात नहीं की। वो गुमसुम ही रही थी, शायद अल्फाज का चुनाव कर रही थी। आधे घंटे में हम घर पहुंचे। नादिया ने रिक्शे वाले को पैसे दिए। रिक्शे वाला मुझे देखकर बड़ी अफसोस भरी नज़रों से देख रहा था। लगता था जैसे उसे कुछ मालूम हो और वो मुझे बताना चाहता हो। उसने एक बार मुझे आवाज़ भी दी, रह जाइए, बात सुने, लेकिन नादिया ने उसे झिड़क कर वहाँ से भगा दिया। मैं बहुत परेशान हुई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि नादिया से सारी बातें पूछ लूं, उससे कहूं कि मैं अहमद को बता दूंगी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरा वजन बहुत ज़्यादा था और उसके लिए नादिया ने मेरा इलाज करवाना था। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, नादिया मुझसे बात करने की बजाय सीधा अपने कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गई कि शायद वो मुझे मेरे इलाज के बारे में कुछ बताएगी, मगर उसने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं बाहर नखुरों की तरह खड़ी देखने लगी। काफ़ी देर नादिया का इंतज़ार किया, मगर वो कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं इसी तरह मुख्तलिफ ख़यालात सोचती अपने कमरे में आ गई। तभी अम्मा ने मुझे बुलाया कि नादिया तुम्हें बुला रही है। मैं बाहर गई तो नादिया बहुत खुश लग रही थी। मेरे गले लगकर बोली, तू मेरी सबसे अच्छी बहन है, मैं आज बहुत खुश हूँ, तेरा इलाज तो हो ही जाएगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई। नादिया के चेहरे से खुशी के रंग छलक रहे थे। उसने अपने पर्स से 1000 रुपये निकाल कर मुझे दिए और बोली, लो, जो दिल करे मेरी तरफ से खा लेना। मैं परेशान होकर बोली, नादिया, तुम मुझे मोटापे के इलाज के लिए लेकर गई थी और अब खाने के लिए पैसे दे रही हो, ये क्या बात हुई? मेरे पूछने पर नादिया हंस पड़ी। अरे इसमें क्या बात है, तुम खाना पीना कर लो, कल से तुम अच्छी तरह डाइटिंग करना और मैं तुम्हारा इलाज भी करूँगी। हाँ, उस डॉक्टर रुखसाना ने तो मुझे दवा भी दी है। इस दवा से 2 हफ्तों में तुम्हारे पेट की चर्बी पिघलकर ख़त्म हो जाएगी। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अच्छा, क्या वाकई? मुझे लगा था कि उसने कोई ख़तरनाक बात की है। मेरी बात पर नादिया हंस पड़ी और फिर एक शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली, तुम्हारा इलाज मुमकिन है मेरी जान, बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। नादिया के ऐसे तासुरात देखकर मैं खामोश हो गई। इस हल्ले गुल्ले में पता ही नहीं चला कि कब मेरा बड़ा भाई अहमद भी घर आ गया। मैंने और नासिर ने खूब मज़ा किया। हम लोगों ने बाहर से खाना मंगवाया और खाया। इन सब में मैं अपनी दवा के बारे में भूल गई थी। सब कामों से फारिग होकर नादिया मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में एक छोटी सी शीशे की बोतल थी। मेरी तरफ देखते ही बोली, यही वो दवा है जो डॉक्टर रुखसाना ने मुझे दी है। मैंने कहा, इससे क्या होगा? ये तो बहुत थोड़ी सी दवा है। नादिया ने कहा, नहीं, इसी से तो असल असर होगा। ये बहुत तासीर वाली दवा है। ये कहकर उसने वो बोतल मुझे दिखाई। उसमें ख़ास किस्म का तेल था। नादिया ने बताया कि इस तेल को नाफ में डालकर रात भर सो जाना है। सुबह उठूंगी तो मेरा वजन
कम होने के लिए मेरे जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। नादिया की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। उसने कहा कि ये दवा बहुत महंगी है। मैंने तुम्हारे लिए 10,000 रुपये की ली है, सो इसे बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना। एक एक कतरा तेल का नाफ में डालती रहना, इससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। मैं नादिया की बात सुनकर बहुत शुक्रगुजार हुई। फिर अचानक नादिया को कुछ याद आया और वो बोली, बात का सुनो, तुम इस दवा को खाने के बाद अपने कमरे में रहना, कहीं इधर उधर मत जाना, इससे नींद बहुत आती है। मैंने कहा, जी नादिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप फिक्र ना करें, पूरा कोर्स करूंगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलो, अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। ये कहकर नादिया मेरे कमरे से चली गई। मैं उस शीशी को देखने लगी जो बहुत छोटी सी थी। उसमें जैसे तेल नहीं, कोई भारी चीज़ थी। मैंने उसे खोला तो एक अजीब सी बदबू मेरे नथनों से टकराई। खैर, मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसका इस्तेमाल करने के बाद सो गई। मुझे उस रात बहुत गहरी नींद आई थी, जैसे कोई बेहोश सोता है। सुबह तकरीबन 10 बजे अम्मा ने मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया। अम्मा की दस्तक सुनकर मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उठते ही मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई कि सुबह के 10 बज रहे थे। हालांकि मैं सुबह 10 बजे तक कभी नहीं सोई थी। मैंने हमेशा मुनसिफाना ज़िंदगी गुजारी थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अम्मा की नज़र पड़ते ही वो परेशान होकर मुझे देखने लगीं। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम तो बहुत जल्दी उठा करती हो, आज ऐसी क्या बात हो गई? अम्मा के कहने पर मैं अपने आप को हैरत से देखने लगी। मेरे जिस्म से बदबू आ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी कीचड़ भरे बाजार में सोई थी, क्योंकि मेरे कपड़ों से भी अजीब किस्म की बदबू आ रही थी, जिससे सांस लेना मुश्किल था। शुक्र है कि अम्मा ने उस बदबू को महसूस नहीं किया। मैं नाश्ते पर जाने से पहले नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। नहा धोकर बाहर निकली तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इस तरह सोने से मेरे कपड़े पहले कभी बदबूदार नहीं हुए थे। लेकिन आज तो एक अजीब ही मुआमला मेरे साथ पेश आ रहा था, जिसका सुराग मुझे नज़र न आ रहा था। थोड़ी देर बाद मैं नाश्ते पर गई। नादिया भी मेरे साथ बैठी थी। मुझे देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। बोली, रात को नींद कैसी आई? मैं नादिया को ये भी नहीं कह सकती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई, बल्कि नशे वाली नींद आई थी, क्योंकि अम्मा भी साथ थीं। हो सकता था कि वो मुझे इस बात पर डांटें कि तुम नादिया के साथ अकेली क्लिनिक क्यों गई थीं। सो मैं चुप रही। थोड़ी देर बाद नादिया ने खुद ही मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। जैसे ही मैं उसके कमरे में गई, वो बहुत खुश थी। बोली, देखो फातिमा, वज़न एकदम कम नहीं होता। तुम्हें कुछ महीने मेहनत करनी पड़ेगी। इस तेल का बाकायदा इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारा एक और जगह टेस्ट करवाना चाहती हूँ। इस टेस्ट के बाद ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी दवा की ज़रूरत है। तुम तो जानती हो, तुम्हारा मोटापा ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। अब अगर तुम किसी से शादी करोगी तो वो तुम्हें अपनी माँ के बराबर समझेगा, क्योंकि तुम्हारा वज़न 50 साल की औरतों से भी ज़्यादा है। ये बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, नादिया, आपने जो टेस्ट भी करवाना है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए मेरे मोटापे का कुछ करें। नादिया ने भी डॉक्टरी का कोर्स किया था, इसलिए मुझे उस पर बहुत भरोसा था। उसने कहा, आज शाम को चलें। शाम को मैं तैयार हो गई। नादिया ने उसी तरह एक रिक्शे वाला बुलाया और मुझे लेकर उस क्लिनिक चली गई। मैं इस बार परायादमंद थी, क्योंकि हम एक बार पहले भी यहाँ आ चुके थे। नादिया बोली, तुम उसी तरह कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर बाद डॉक्टर रुखसाना को लेकर आती हूँ। मैं कुर्सी पर बैठी। डॉक्टर रुखसाना चंद मिनटों में तशरीफ़ ले आईं। फिर उनके आते ही मुझे कहा, पतली नज़र आने लगी हो। ये कहकर वो बुरी तरह हंसने लगी। मैं हैरान थी कि ऐसा तो किसी ने आज तक नहीं कहा था कि मैं पतली लग रही हूँ। क्या ये लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे? मैंने देखा कि डॉक्टर रुखसाना के हाथ में कपड़े थे जो नए और जदीद लग रहे थे। उसने वो कपड़े नादिया को दिए। नादिया ने कपड़े लेकर मुझे दिए और बोली, जाओ, जाकर गुस्सल खाने में ये कपड़े बदल कर आओ। इसी में तुम्हारा चेकअप होगा।
मैंने कपड़े देखे तो वो किसी दुल्हन जैसे कपड़े थे। लग नहीं रहा था कि इन कपड़ों में मेरा चेकअप का कोई बंदोबस्त होगा, क्योंकि ये कपड़े अस्पताल के हरगिज न थे। मैं अस्पताल के नीले कपड़ों से वाकिफ थी, जबकि ये कपड़े बहुत चमकीले और भड़कीले थे। मैं हैरत ज़दा निगाहों से नादिया और डॉक्टर रुखसाना को देखने लगी। अरे जाओ भी, पहन कर आओ ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास और भी मरीज़ हैं। मैं उसके रूप में आ गई। गुस्सल खाने में गई, वहाँ जाकर कपड़े लटकाए और बदल कर बाहर आ गई। वो कपड़े मुझे पूरे थे, वरना अमूमन मुझे इस तरह के कपड़े कभी पूरे ना आते थे। डॉक्टर रुखसाना मुझे कपड़े पहनाकर एक कमरे में ले गई। मुझसे कहने लगी, तुम यहीं थोड़ी देर बैठी रहो, और हाँ, तुमने सामने इस शीशे को देखना है, हलना झुलना नहीं है। मैं उसकी हिदायत पर अमल करने लगी। सामने एक शीशा रखा हुआ था जिसमें मैं देख रही थी। यहाँ मुझे बैठे काफ़ी देर गुजर गई थी। फिर डॉक्टर रुखसाना ने कहा, तुम उठकर खड़ी हो जाओ, और हाँ, हलना मत, वरना तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। मैं तुम्हारे चेकअप के लिए बहुत बड़ी मशीन कमरे में नस्ब कर चुकी हूँ, इससे तुम्हारा चेकअप हो जाएगा। फिर उसने मुझसे कुछ और बातें की और बोली, अब तुम लोग घर चले जाओ, मुझसे 3 हफ्तों के बाद मुलाकात करना। जो दवा मैंने तुम्हें दी थी वो तुम पर असर करेगी, इसके बाद तुम ठीक होने लगोगी। वैसे भी तुम्हारा वजन तो 5 किलो कम हो गया है, मैंने तुम्हारा वजन कर लिया है। वो बोली तो मैं बहुत हैरान हुई थी। वजन करने जैसी कोई बात नहीं हुई थी। मैं अपने घर आ गई। नादिया इस बार बहुत परेशान थी। मुझे हैरत थी कि पहले की तरह वो खुशबाश नहीं लग रही थी। उसे देखकर मुझे भी फिक्र हो रही थी कि न जाने क्या बात है जो नादिया इतनी परेशान है। जैसे ही हम घर पहुंचे, नादिया मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई। बोली, इस औरत ने तुम्हें और क्या कहा था? वो मुझसे बहुत फिक्रमंदी से पूछने लगी। कुछ भी नहीं, उसने मेरा चेकअप किया। लेकिन नादिया, इन कपड़ों में चेकअप कौन करता है? मैंने परेशानी से पूछा। हाँ, तुम इस बात से फिक्र न करो, बस तुम्हारा रिश्ता जल्द ही हो जाएगा। तुम वाकई पतली लगती हो। नादिया ने खुश आमदाना लहजे में कहा। तो मैं चुप हो गई कि शायद सब कह रहे हैं तो फिर पतली लग रही होंगी। खैर, नादिया ने मुझे बताया कि तुम्हारे पतले लगने की वजह से अब मैं तुम्हारा रिश्ता लाऊंगी। फिक्र न करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत माकूल रिश्ता लेकर आऊंगी। नादिया ने ये कहा तो मैं खुश हो गई, लेकिन घर में किसी ने भी मेरे वजन के बारे में कोई बात नहीं की। 2 दिन बाद नादिया ने मुझसे कहा, मेरे घर वालों से पहले मैं एक और रिश्ता तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। तुम्हें पसंद हुआ तो बताना, वो लोग हमारे घर आएंगे। 2 दिन बाद ही मेहमान बनकर तकरीबन एक पूरा ख़ानदान हमारे घर आया। नादिया ने उन सबको यही बताया कि मेरी ननद का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ, मगर वो सब लोग तो जैसे मुझे पहले से जानते थे। अरे ये तो वही है, उनमें से एक औरत ने कहा। फिर उसने कुछ दिखाने लगी। बोली, ये तो वही है, इसका मोटापा नहीं नहीं, ये तो बहुत मोटी है। भाई, पहले ही हमारे खानदान में ऐसी लड़कियों का मजाक बनता है, चलो यहाँ से। उन लोगों ने सामने सामने कहा कि मैं मोटी लगती हूँ और ऐसी लड़कियों से वो रिश्ता नहीं करते। मेरा दिल बहुत टूटा था, मगर मैं खामोश रही। वैसे भी नादिया ने कहा था कि अगर तुम्हारी शादी या रिश्ता इन लोगों के साथ नहीं होता तो फिर मैं अपने भाई इमरान से तुम्हारी शादी खुद करवाऊंगी। तुम इस बात की फिक्र न करो। उनके जाने के बाद नादिया मुझे तसल्ली देने लगी और बोली, ये आखिरी लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया, बस तुम फिक्र न करो। मैंने अपने भाई इमरान से सारी बात कर ली है। अब अगर वो तुमसे शादी करेगा तो तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। बस तुम वर्जिश भी किया करो। मेरा भाई भी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, उससे तुम ठीक हो जाओगी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ दिनों में नादिया का भाई इमरान मेरा रिश्ता लेकर आ गया। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं और मेरी शादी की तारीख मुकर्रर कर दी। मैं बहुत खुश थी। आखिर नादिया का दिया हुआ टोटका काम कर गया, लेकिन नादिया ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि आइंदा वो दवा इस्तेमाल न करना। इससे तुम्हें बहुत नींद आती है, बेहोशी तारी होती है। मैंने नादिया की बात समझ ली थी, सो मैंने वो दवा इस्तेमाल करना छोड़ दी।
मेरे लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो गई थी। मेरी शादी हो चुकी थी। मेरा शौहर इमरान मुझे देखते ही मुझ पर फ़िदा हो गया। बोला, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने तो सिर्फ अपनी बहन नादिया के लिए तुमसे शादी की है, अपनी बहन का घर बचाने के लिए, वरना तुम जैसी औरत से मैं कभी शादी न करता, शायद ये सोचकर कि तुम्हारा वजन ज़्यादा है। मगर तुम्हारी असल खूबसूरती मैंने आज देखी है। क्यों? बहन का घर बचाने के लिए क्यों? मैंने इमरान से पूछा तो वो बोला, मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता। मेरी बहन नादिया ने मुझे कसम दी है, वरना अगर मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा तो वो नाराज़ हो जाएगी। मैंने इमरान से बड़ी मुश्किल से ये बात निकलवाई और बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहने लगा कि मेरी बहन नादिया तुम्हारा मोटापे का इलाज नहीं कर रही थी। वो दरअसल तुम्हें एक एजेंसी को इस्तेमाल करती थी। उस एजेंसी को अपने ब्रांड की मॉडलिंग के लिए एक बहुत मोटी औरत की ज़रूरत थी। नादिया को उस काम के पैसे मिलते थे। इसी वजह से वो तुम्हें उस एजेंसी के पास लेकर गई थी। मगर उन्होंने कहा कि तुम इस तरह तस्वीरें नहीं बनवाओगी तो तुम्हें कोई बहाना करके लाया जाए। कुछ अरसा तो उसने ये सिलसिला चलाया। 1-2 तस्वीरें तुम्हारी रिसालों में भी छप गई थीं। लेकिन इस बात पर नादिया बहुत परेशान हुई क्योंकि तुम मशहूर होने लगी थीं। अगर ये बात तुम्हारे बड़े भाई अहमद को पता चल जाती तो वो नादिया को तलाक दे देता। बस इसीलिए उसने तुम्हारी शादी का बंदोबस्त मुझसे कर दिया। इमरान ये कहकर खामोश हो गया। मेरे झन में आंधी तूफान की तरह पीछे गुजरे वाक़यात चलने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नादिया मुझे अपने पैसों के हुसूल के लिए इस्तेमाल करेगी, क्योंकि वो भी एक माकूल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसने अपने नुकसान का अझाला कर दिया था। अपने बड़े भाई इमरान से मेरी शादी का बंदोबस्त कर दिया ताकि मैं ज़माने भर में जलील व रुस्वा न हूँ। अब मैं भी उसे कुछ कह नहीं सकती। इमरान ने मुझे कसम दी है, वरना नादिया मेरे सामने बहुत शर्मिंदा हो जाएगी। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।